आज का हमारा विषय है लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस या लॉरेंज रूपांतरण। अब तक हमने देखा कि एक निर्देश फ्रेम जब दूसरे निर्देश फ्रेम के सापेक्ष गतिशील होता है तो उन दोनों में जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनके बीच क्या संबंध होता है यह हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा बताते हैं, जिसमें पोजीशन एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट, वेग, त्वरण, बल, इन सभी के लिए गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन दी गई हैं कि किस तरह एक फ्रेम निर्देश फ्रेम से दूसरे निर्देश फ्रेम में इन भौतिक राशियों का परिवर्तन हो सकता है या होता है। लेकिन यदि एक फ्रेम दूसरे निर्देश फ्रेम के सापेक्ष गतिशील है और साथ ही कोई वस्तु प्रकाश के वेग से गतिशील है तो उस स्थिति में दोनों निर्देश तंत्रों के बीच जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनके बीच संबंध क्या होगा यह हम लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन के द्वारा बताते हैं। यहाँ चित्र में आप देखेंगे कि दो निर्देश तंत्र हैं एस और एस डैश। एस डैश निर्देश तंत्र v वेग से एस के सापेक्ष v वेग से एक्स एक्सिस के अलोंग गतिशील है। माना कि t इज इक्वल टू टी डैश इज इक्वल टू 0 टाइम पर दोनों फ्रेम कॉन्साइड करते हैं। t व t डैश वो समय हैं जो दोनों फ्रेमों में अलग अलग रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो माना कि t इक्वल टू 0 टाइम पर किसी भी ऐसे समय पर जबकि समय शुरू हो रहा है, एक लाइट का वेव फ्रंट O से निकलता है। O से निकलकर जब वो बिंदु P पर पहुंचता है तो उस समय O व O डैश पर जो दो ऑब्जर्वर बैठे हैं वो P के क्या कोऑर्डिनेट्स ऑब्जर्व करेंगे। O डैश पर जो बैठा है वो x, y, z और t, व O डैश पर जो बैठा है ऑब्जर्वर है, प्रेक्षक है, वो x डैश, y डैश, z डैश और t डैश कोऑर्डिनेट्स ऑब्जर्व करेंगे। यहाँ हम देखेंगे कि O से P तक पहुँचने में समय जो लगेगा वो होगा t इज इक्वल टू ओ पी अपॉन सी। ओ पी डिस्टेंस है और इस ओ पी डिस्टेंस को इस ट्राइंगल से हम लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी। तो इससे इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर टी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार हम जानते हैं कि सी का मान सभी फ्रेमों में, ये सभी जगह पर, सभी दिशाओं में समान रहता है। अर्थात सी जो एस फ्रेम में है वही एस डैश फ्रेम में होगी। तो एस डैश फ्रेम में टी डैश का मान होगा टी डैश इज इक्वल टू ओ डैश पी अपॉन सी, अर्थात अंडर रूट एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर अपॉन सी। सी के मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है तो इसलिए अब होगा एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर। तो एक्स वाई जेड टी कोऑर्डिनेट्स व एक्स डैश वाई डैश जेड डैश व टी डैश कोऑर्डिनेट्स के बीच क्या संबंध होंगे या क्या ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन होगी, ये इस तरह होनी चाहिए कि इक्वेशन 1 परिवर्तित हो जाए इक्वेशन 2 में या 2 परिवर्तित हो जाए इक्वेशन 1 में। अर्थात जो कंडीशन होगी वह इस तरह होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस इक्वेशन मस्ट बी सेटिस्फाइड। चूँकि हम जानते हैं कि एस डैश एक्स एक्सिस के अनुदिश एस फ्रेम के सापेक्ष गतिशील है तो इसलिए वाई कोऑर्डिनेट्स और जेड कोऑर्डिनेट्स दोनों फ्रेमों के बराबर होंगे, अर्थात वाई डैश इज इक्वल टू वाई एंड जेड डैश इज इक्वल टू जेड। तो
ये कंडीशन लेते हुए इक्वेशन 3 में जो परिवर्तन होगा उसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स डैश स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 4। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन जो कोऑर्डिनेट्स की हैं, हम जानते हैं कि उसके अनुसार यहाँ हम लिख सकते हैं एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी एंड टी डैश इज इक्वल टू टी। गैलीलियन के अनुसार वहाँ समय का कोई महत्व नहीं है और इसलिए टी डैश इज इक्वल टू टी होगा। ये इक्वेशन यूज़ करते हुए इक्वेशन 4 हो जाएगी, एक्स डैश स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हम पाएंगे कि एक्स डैश स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर के बराबर नहीं आती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ट्रांसफॉर्मेशन कंडीशन है जो इक्वेशन 4 के द्वारा बताई जा रही है वो फॉलो नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पर एक एडिशनल टर्म आ रही है वी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2x वी टी। इसका मतलब ये हुआ कि हमें एक नई रूपांतरण समीकरण की या रूपांतरण के कंडीशन की ज़रूरत है। माना कि x और x डैश एक नए समीकरण से या नए रूपांतरण समीकरण से रिलेटेड हैं। माना कि x डैश इज इक्वल टू गामा इंटू एक्स माइनस वी टी। ये समीकरण 5 हम लिख रहे हैं। यहाँ पर जो गामा है वो एक वेरिएबल है जो x और t पर डिपेंड नहीं करता। इफ़ वी वांट टू राइट ए ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फ्रॉम फ्रेम s डैश टू s, देन वी कैन राइट x इज इक्वल टू, इसका उल्टा हो जाएगा इक्वेशन 5 का, x इज इक्वल टू गामा एक्स डैश माइनस वेलोसिटी की जगह हो जाएगा नेगेटिव वेलोसिटी माइनस v इंटू टी की जगह हो जाएगा t डैश। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा गामा इंटू एक्स डैश प्लस वी टी डैश, इक्वेशन 6। तो अब हम इसमें इक्वेशन 6 में जो एक्स डैश है इसकी वैल्यू है गामा इंटू एक्स माइनस वी टी, ये इसमें पुट कर देंगे तो हमें इक्वेशन मिलेगी एक्स इज इक्वल टू गामा इंटू गामा एक्स माइनस वी टी प्लस वी टी डैश। यहाँ से एक्स अपॉन गामा कर निकाल के और इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे और इससे मान निकाल लेंगे टी डैश का, जो हमें मिलता है बाद में गामा इंटू टी माइनस एक्स अपॉन वी इंटू 1 माइनस गामा स्क्वायर 1 अपॉन गामा स्क्वायर। ये है इक्वेशन नंबर 7। अब हमको एक्स डैश की वैल्यू भी पता है और टी डैश की वैल्यू भी पता है, तो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ एक्स डैश एंड टी डैश फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 7 इन इक्वेशन 4, एक्स डैश और टी डैश का मान इक्वेशन 5 और 7 से लेकर इक्वेशन 4 में रखने पर हमें मिलेगी एक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको हम सॉल्व करेंगे और सॉल्व करते हुए चले जाएंगे तो लास्ट में इक्वेशन मिलेगी हमें इक्वेशन नंबर 8। जो इक्वेशन 8 है ये हमें मान बता रही है एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर का। नाउ कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ टी स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 8, इक्वेशन 8 में टी स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में, उसको अगर हम कंपेयर करें तो हम पाएंगे माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू गामा स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू गामा स्क्वायर। इसको सॉल्व करने पर हमें गामा का मान मिलेगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। दिस विल बी इक्वेशन नंबर 9। अर्थात गामा जो हमने एक कांस्टेंट माना था उसको कुछ कंडीशंस को फॉलो करके सॉल्व करके हमने गामा का मान निकाल लिया है और अब हम ये गामा का मान वापस से इक्वेशन 5 में रखेंगे तो हमें इक्वेशन मिलेगी एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 10। इसी तरह गामा का मान इक्वेशन 7 में रखने पर हमें मिलेगा टी डैश इज इक्वल टू गामा टी माइनस एक्स अपॉन वी मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1 अपॉन गामा स्क्वायर।
इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगी टी डैश का मान टी डैश इज इक्वल टू टी माइनस एक्स वी अपॉन सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। दिस विल बी इक्वेशन नंबर 11। तो अब हमें एक्स डैश का मान पता चल गया है, टी डैश का मान पता चल गया है। तो अब लॉरेंज की जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है या लॉरेंज के जो रूपांतर समीकरण है वो अब हम लिख सकते हैं। ये उस कंडीशन में है जबकि एस डैश फ्रेम यानी एक दूसरा फ्रेम पहले फ्रेम के सापेक्ष एक्स अक्ष के अनुदिश वी वेग से गतिशील है। तो उस स्थिति में लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन होंगे एक्स डैश इज इक्वल टू गामा इंटू एक्स माइनस वी टी, वाई डैश इज इक्वल टू वाई, जेड डैश इज इक्वल टू जेड, और टी डैश का मान होगा गामा इंटू टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर, जहाँ पर कि गामा का मान है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इन्वर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन भी हम लिख सकते हैं, अर्थात अगर मैं एस फ्रेम में कोऑर्डिनेट्स का मान जानना चाहूँ तो x इज इक्वल टू गामा इंटू एक्स डैश प्लस वी टी डैश, वाई डैश इज इक्वल टू वाई ही रहेगा, जेड डैश इज इक्वल टू जेड रहेगा, जेड इज इक्वल टू जेड डैश रहेगा, और वाई इज इक्वल टू वाई डैश रहेगा, और टी का मान हो जाएगा गामा इंटू टी डैश प्लस वी एक्स डैश अपॉन सी स्क्वायर। ये इक्वेशन 13 है। यहाँ पर करेक्शन करना होगा कि ये वाई डैश इज इक्वल टू वाई डैश नहीं है बल्कि वाई इज इक्वल टू वाई डैश है और जेड इज इक्वल टू जेड डैश है। यदि v का मान c से बहुत कम है, यदि v का मान c से बहुत कम है तो उस स्थिति में हम देखेंगे गामा का मान लगभग 1 के बराबर हो जाएगा, और इस कंडीशन में लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में बदल जाएंगी, अर्थात एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी, वाई डैश इज इक्वल टू वाई, जेड डैश इज इक्वल टू जेड और टी डैश इज इक्वल टू टी। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन उसी कंडीशन में हम फॉलो करेंगे जबकि एक फ्रेम दूसरे फ्रेम के सापेक्ष लगभग प्रकाश के वेग से गतिशील है। यदि प्रकाश के वेग से बहुत ही कम वेग से एक फ्रेम गतिशील है तो हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन यूज़ करेंगे, ना कि लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। धन्यवाद।